सभी का इस नई गहराई से की जाने वाली चर्चा में बहुत-बहुत स्वागत है। आज का हमारा ये डीप डाइव बहुत ही ऊर्जा से भरा है। बिल्कुल। और ये विषय बहुत जरूरी भी है उन सभी के लिए जो व्यापारिक दुनिया को समझना चाहते हैं। हाँ, जो भी लोग ये जानना चाहते हैं कि व्यापारिक दुनिया का पहिया असल में कैसे घूमता है, उनके लिए ये चर्चा बहुत काम की है। आज हम जिस स्रोत सामग्री पर बात कर रहे हैं, वो एक अकेडमिक पाठ्यपुस्तक AFM 12 के कुछ बेहद महत्वपूर्ण नोट्स हैं। AFM 12। जी, इन नोट्स में बैलेंस शीट समीकरण या जिसे हम बैलेंस शीट इक्वेशन कहते हैं, उसके बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है। तो आज का हमारा मिशन अकाउंटिंग के इस सबसे बुनियादी लेकिन सबसे जादुई नियम को डिकोड करना है। ये बहुत ही रोमांचक होने वाला है। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ संख्याओं और नीरस गणित के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये असल में ये समझने के बारे में है कि कोई भी व्यापारिक लेन-देन, चाहे वो नुक्कड़ की दुकान पर 1 रुपए की चाय का हो या किसी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी के करोड़ों के सौदे का, वो अपने आप में एक पूरी कहानी कैसे बुनता है। सही कहा। हर लेन देन एक कहानी कहता है। जो भी लोग आज ये विश्लेषण सुन रहे हैं, उन्हें शुरुआत में लग सकता है कि अरे, अगर फाइनेंस या कॉमर्स से कोई वास्ता नहीं है, तो ये जानने की क्या जरूरत है। ये एक बहुत ही आम सवाल है। हाँ, लेकिन सच मानिए, भले ही किसी का अकाउंटिंग से सीधा लेना देना ना हो, फिर भी ये चर्चा ये समझने में एक बहुत बड़ी खिड़की खोलेगी कि दुनिया भर के छोटे बड़े व्यापार असल में काम कैसे करते हैं। उनके मुनाफे या नुकसान का हिसाब किताब कितनी सटीकता से रखा जाता है। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ। इस विषय की सबसे बड़ी सुंदरता और इसका असली आकर्षण इसके परफेक्ट बैलेंस यानी पूर्ण संतुलन में छिपा है। पूर्ण संतुलन। जी, जब हम बैलेंस शीट की बात करते हैं तो हम असल में एक ऐसे तराजू की बात कर रहे होते हैं जो किसी भी परिस्थिति में असंतुलित नहीं हो सकता। व्यापार की दुनिया में कुछ भी अचानक हवा से पैदा नहीं होता और ना ही हवा में गायब होता है। एकदम सही बात है। हर एक पैसे का, हर एक संसाधन का एक स्रोत होता है और उसका एक अंतिम गंतव्य होता है। ये एक ऐसी अचूक व्यवस्था है जो सदियों से व्यापारिक जगत की नींव रही है। आज हम इसी नींव की ईंटों को बहुत बारीकी से देखने वाले हैं और ये समझेंगे कि ये पूरी व्यवस्था इतनी पारदर्शी क्यों है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। स्रोत सामग्री के अनुसार पूरा का पूरा अकाउंटिंग विज्ञान एक बहुत ही सीधे और सरल समीकरण पर टिका है। हाँ, वो बुनियादी और वो समीकरण। समीकरण है संपत्तियां यानी एसेट्स बराबर देनदारियां यानी लाइबिलिटीज। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज। अब जो नोट्स हमारे सामने हैं वे स्पष्ट करते हैं कि देनदारियां या लाइबिलिटीज असल में दो अलग अलग प्रकार की होती हैं। बाहरी और अंदरूनी। बिल्कुल। पहली होती है बाहरी लोगों का दावा, जिसे आउटसाइड लाइबिलिटीज कहते हैं। इसमें बैंक का लोन या उधार माल देने वालों का पैसा आता है। और दूसरी होती है मालिकों का दावा, जिसे कैपिटल या नेटवर्थ कहा जाता है। और यहीं पर सबसे बड़ी बात सामने आती है। हाँ, यहाँ इस पूरे दस्तावेज का सबसे बड़ा आहा मोमेंट यानी सबसे आश्चर्यजनक तथ्य सामने आता है। नोट्स कहते हैं कि अकाउंटिंग की दुनिया में व्यापार और मालिक को एक नहीं माना जाता। बिल्कुल नहीं माना जाता। ये दोनों, मेरा मतलब है, ये दो बिल्कुल अलग अलग संस्थाएं यानी एंटिटीज हैं। एक मिनट, ये थोड़ा अजीब लग रहा है सुनने में। मतलब अगर कोई अपनी खुद की दुकान खोलता है, अपना पैसा लगाता है, तो वो और उसकी दुकान अलग अलग कैसे हो गए। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि इसी अलग संस्था वाले सिद्धांत की वजह से ही, जिसे एंटिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं, पूरा अकाउंटिंग का ढांचा खड़ा हो पाता है। अच्छा, वो कैसे। एक कृत्रिम व्यक्ति। हाँ, जब कोई इंसान एक व्यापार शुरू करता है तो वो उस कृत्रिम व्यक्ति को पैसे देता है कि लो, ये पैसा लो और काम शुरू करो। सही है। तो तकनीकी रूप से उस कृत्रिम व्यक्ति यानी व्यापार के ऊपर पहले ही दिन से मालिक का एक कर्ज चढ़ जाता है। क्योंकि व्यापार और मालिक अलग अलग हैं, इसीलिए मालिक द्वारा व्यापार में लगाई गई पूंजी या कैपिटल व्यापार के लिए एक देनदारी मानी जाती है, यानी लाइबिलिटी मानी जाती है। एकदम सही। नोट्स में एक जगह पेड अप कैपिटल और रिजर्व्स इन सरप्लस जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, जो इसी पूंजी का हिस्सा है। रुकिए, ये पेड अप कैपिटल और रिजर्व्स इन सरप्लस क्या है। जो लोग पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए ये थोड़ा टेक्निकल हो सकता है। क्या हम इसे आसान भाषा में समझ सकते हैं। बिल्कुल। इसे ऐसे समझें कि पेड अप कैपिटल वो शुरुआती नकद या बीज पूंजी है जो मालिक ने अपनी जेब से व्यापार में लगाई।
ठीक है, शुरुआती पैसा। और रिजर्व्स एंड सरप्लस वो गुल्लक है जिसमें व्यापार अपना कमाया हुआ मुनाफा जमा करता रहता है, जो अंततः मालिक का ही होता है। तो वो गुल्लक भी मालिक की ही हुई। जी, तो ये दोनों ही चीजें व्यापार के नजरिए से मालिक के प्रति एक देनदारी है। यही कारण है कि अकाउंटिंग की किताबों में दर्ज होने वाला हर एक लेन देन हमेशा व्यापार के नजरिए से देखा और लिखा जाता है, न कि मालिक के नजरिए से। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। बिल्कुल, व्यापार कहता है कि मुझे जो भी मिला है, चाहे वो बैंक से मिला हो या मेरे अपने मालिक से, मुझे उसका हिसाब रखना है और अंत में उसे चुकाना है। ये एक बहुत ही बारीक लेकिन बेहद महत्वपूर्ण फर्क है। मतलब अगर मालिक दुकान से कुछ ले जाए तो? अगर कोई मालिक अपने घर का राशन दुकान के गल्ले से निकाल कर ले जाता है, तो अकाउंटिंग उसे भी दर्ज करेगी, क्योंकि मालिक ने व्यापार यानी उस कृत्रिम व्यक्ति से कुछ पैसा वापस ले लिया है। ये तो वाकई एक बहुत ही शानदार और स्पष्ट नजरिया है। व्यापार खुद को मालिक से अलग मानकर पूरी जिम्मेदारी लेता है। यही इसकी खासियत है। तो चलिए इस सिद्धांत को किताबों के पन्नों से निकालकर जमीन पर लाते हैं। स्रोत में एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया गया है, जिसे हम एक कहानी की तरह देख सकते हैं। कहानी से समझना हमेशा आसान होता है। ये कहानी है मिस्टर आर की। मान लीजिए मिस्टर आर ने बरसों से कुछ पैसे बचाए थे और अब वे अपनी एक नई दुकान शुरू करने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि उनके सफर के हर कदम पर ये बैलेंस शीट का तराजू कैसे प्रतिक्रिया देता है। चलिए देखते। कहानी के पहले दिन मिस्टर आर 20,000 रुपए की नकद पूंजी के साथ अपना व्यापार शुरू करते हैं। उन्होंने ये पैसा दुकान के गल्ले में डाल दिया। अब अगर हम व्यापार के नजरिए से देखें तो व्यापार के पास अचानक 20,000 रुपए का नकद आ गया है, जो कि एक संपत्ति है। हाँ, नकद एक संपत्ति है, यानी एक कैश एसेट। लेकिन जैसा कि अभी चर्चा हुई, ये पैसा व्यापार का अपना तो है नहीं, ये मिस्टर आर ने दिया है। बिल्कुल। इसलिए ठीक उसी समय एक जादुई तरीके से 20,000 रुपए की एक देनदारी यानी कैपिटल लायबिलिटी भी खड़ी हो जाती है। समीकरण देखिए, संपत्तियां 20,000 बराबर देनदारियां 20,000। पहले ही दिन से बैलेंस शीट एकदम बराबर है। ये एकदम सही शुरुआत है। ये वो पहला कदम है जहां व्यापार का बीज बोया गया है। अब इसके बाद व्यापार असल में चलना शुरू होता है और यहाँ संपत्तियां अपना रूप बदलना शुरू करती हैं। रूप बदलना? वो कैसे? मान लीजिए कुछ दिनों बाद मिस्टर आर अपनी दुकान के लिए 1,000 रुपए नगद देकर एक मशीनरी खरीदते हैं। ठीक है, 1,000 की मशीन। और इसके कुछ ही दिन बाद वे 2,000 रुपए नकद देकर बेचने के लिए कुछ माल या गुड्स खरीदते हैं। अब अगर हम इन दोनों घटनाओं का असर देखें तो ऐसा लग सकता है कि बहुत कुछ बदल गया है। हाँ, पैसे खर्च हो गए हैं। लेकिन असल में कुल संपत्तियों का मूल्य अभी भी 20,000 रुपए ही है। तो इसका मतलब है कि व्यापार के आकार में कोई वृद्धि नहीं हुई, सिर्फ जो नकद गल्ले में पड़ा था उसने अपना रूप बदल लिया। सटीक तौर पर यही हुआ है। कुल मूल्य में कोई बदलाव नहीं हुआ, सिर्फ संसाधनों का रूप बदला है। इसे हम रूप बदलने वाली संपत्तियां कह सकते हैं। कैसे? थोड़ा हिसाब समझाएं। पहले व्यापार के गल्ले में पूरे 20,000 रुपए नकद पड़े थे। अब उसमें से 1,000 की मशीनरी आ गई और 2,000 का माल गोदाम में आ गया। तो नकद कम हो गया? जी, गल्ले में रखी नकद राशि 3,000 रुपए कम होकर अब 17,000 रुपए रह गई हैं। लेकिन अगर हम व्यापार की कुल नई संपत्तियों की गिनती करें तो 17,000 नकद, 1,000 की मशीनरी और 2,000 का माल, इन तीनों को मिलाकर कुल योग फिर से 20,000 रुपए ही बनता है। क्या बात है! इन दोनों ही कदमों में कोई नई बाहरी देनदारी नहीं बनी और न ही मालिक की पूंजी में कोई बदलाव आया। मिस्टर आर की पूंजी अभी भी 20,000 ही है। इसे समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक व्यापार हमेशा अपने सारे पैसे नकद रूप में नहीं रख सकता। उसे काम करने के लिए मशीन और माल में पैसा फंसाना ही पड़ता है। ठीक है, यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि कोई भी व्यापार सिर्फ उस नकद पर नहीं चलता जो शुरुआत में लगाया गया था। बिल्कुल नहीं। इसमें बाजार के भरोसे और उधार का बहुत बड़ा खेल होता है। हमारे स्रोत में दिए गए अगले पड़ाव पर नजर डालते हैं। चलिए। अब मिस्टर आर का व्यापार थोड़ा बढ़ने लगा है और उन्हें और माल की जरूरत है। वे सप्लायर के पास जाते हैं और 5,000 रुपए का माल उधार पर खरीदते हैं, यानी क्रेडिट पर। उधार माल। अब तक व्यापार के गोदाम में 2,000 रुपए का माल था। अब 5,000 का नया माल आ गया तो कुल माल का स्टॉक बढ़कर 7,000 रुपए हो गया। सही है। चलिए
एक बार फिर संपत्तियों का कुल योग निकालते हैं। गल्ले में 17,000 रुपए नकद, 1,000 की मशीनरी और अब 7,000 का माल, तो कुल संपत्तियां हो गई 25,000 रुपए। लेकिन अब तो हमारा तराजू एक तरफ से भारी हो गया है। व्यापार के पास 25,000 की संपत्तियां हैं, लेकिन मालिक मिस्टर आर की पूंजी तो सिर्फ 20,000 ही है। ये 5,000 का अंतर इस समीकरण में कैसे फिट बैठेगा? यहीं पर वो बाहरी देनदारी या आउटसाइड लायबिलिटीज वाली बात लागू होती है। अच्छा, चूंकि ये नया माल उधार लिया गया है, सप्लायर ने व्यापार को एक तरह से 5,000 रुपए का कर्ज दिया है। अकाउंटिंग की भाषा में इस सप्लायर को लेनदार यानी क्रेडिटर कहा जाता है। क्रेडिटर। तो इस समीकरण को संतुलित करने के लिए देनदारियों वाले हिस्से में एक नई लाइन जुड़ जाती है, 5,000 रुपए के लेनदार। अब अगर देनदारियों वाले पलड़े को देखें तो उसमें 20,000 की मिस्टर आर की पूंजी है और 5,000 के बाहरी लेनदार हैं। तो कुल योग हो गया 25,000 रुपए। बिल्कुल, संपत्तियां भी 25,000 और देनदारियां भी 25,000। तराजू फिर से एकदम बराबर हो गया। बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे रिलायंस या एप्पल इसी सिद्धांत पर काम करती हैं। उधार वाले सिद्धांत पर। हाँ, वे अपना सारा कच्चा माल तुरंत नकद देकर नहीं खरीदती, वे उसे उधार पर यानी क्रेडिट पर लेती हैं, जिससे उनकी संपत्तियां और बाहरी देनदारियां दोनों एक साथ बढ़ जाती हैं। ये वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे हर एक घटना अपना एक समानांतर वजन पैदा कर रही है। लेकिन असली जादू और असली उलझन इसके बाद वाले कदम में आती है। मुनाफे वाले कदम में? जी, किसी भी व्यापार को करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? जाहिर है, मुनाफा कमाना। मिस्टर आरबी कोई समाज सेवा तो कर नहीं रहे हैं। नोट्स में दिया गया अगला लेन देन इसी मुनाफे के बारे में है, और मेरे हिसाब से ये इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण और दिमागी कसरत वाला हिस्सा है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। मुनाफा ही वो इंजन है जो इस पूरे पहिए को घुमाता है। चलिए देखते हैं कि मिस्टर आर इस मुनाफे को कैसे दर्ज करते हैं। मान लीजिए मिस्टर आर की दुकान पर एक ग्राहक आता है। मिस्टर आर अपने गोदाम के स्टॉक में से कुछ माल निकालते हैं, जिसकी असल लागत या कॉस्ट व्यापार को 3,000 रुपए पड़ी थी। 3,000 का माल। लेकिन वे इस माल को उस ग्राहक को 5,000 रुपए में बेच देते हैं। और यहाँ एक और पेच है, ये बिक्री भी उधार पर होती है, यानी ग्राहक ने तुरंत कोई नकद नहीं दिया, उसने कहा कि वो बाद में पैसे चुकाएगा। उधार बिक्री। अब यहाँ तो गणित बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। व्यापार के गोदाम से जो माल गया उसकी असल कीमत 3,000 रुपए थी, इसलिए माल का स्टॉक 3,000 रुपए से कम हो जाएगा। 7,000 का माल था, अब सिर्फ 4,000 का रह गया। बिल्कुल सही। लेकिन दूसरी तरफ माल 5,000 रुपए में बेचा गया है और पैसे अभी लेने हैं। ये 2,000 का अंतर कहाँ जाएगा और तराजू कैसे बराबर रहेगा? ये एक बहुत ही बेहतरीन पहेली है। इसे सुलझाने के लिए हमें दो चीजों को अलग अलग देखना होगा, संपत्ति का बदलाव और मुनाफे का बंटवारा। ठीक है, पहले संपत्ति का बदलाव देखते हैं। सबसे पहले संपत्ति की बात करते हैं। माल जो 3,000 का था वो चला गया, लेकिन चूंकि ग्राहक ने उधार लिया है, वो भविष्य में व्यापार को 5,000 रुपए चुकाने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। यानी वो पैसे देगा। हाँ, अकाउंटिंग में जिस व्यक्ति से व्यापार को पैसे लेने होते हैं उसे देनदार यानी डेटर कहते हैं, और ये डेटर व्यापार के लिए एक बहुत ही मूल्यवान संपत्ति होती है। एक नई संपत्ति बन गई। बिल्कुल। तो एक तरफ हमारी संपत्ति यानी माल 3,000 रुपए से घट गई, लेकिन दूसरी तरफ एक नई संपत्ति यानी देनदार 5,000 रुपए से बढ़ गई। तो इसका शुद्ध असर क्या हुआ? अगर हम इसका शुद्ध असर या नेट इफेक्ट देखें तो संपत्तियों वाले पल्ले में 2,000 रुपए का सीधा इजाफा हुआ है। पहले संपत्तियां 25,000 थीं, अब वे बढ़कर 27,000 रुपए हो गई हैं। तो संपत्तियां 27,000 हो गईं, लेकिन देनदारियों वाले हिस्से में तो अभी भी 20,000 की पूंजी और 5,000 के लेनदार हैं, यानी सिर्फ 25,000। तो ये 2,000 का अंतर जो संपत्तियों में जादुई रूप से पैदा हो गया है, बिना कोई नया लोन लिए, ये कैसे संतुलित होगा? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये सवाल उठता है कि ये 2,000 रुपए का अतिरिक्त मूल्य या सरप्लस आखिर किसका है? क्या ये उस सप्लायर का है जिससे माल उधार लिया था? बिल्कुल नहीं। क्या ये व्यापार का अपना है? जैसा हमने शुरुआत में कहा था, व्यापार तो सिर्फ एक कृत्रिम माध्यम है, उसका अपना कुछ नहीं होता। ये मुनाफा असल में उस इंसान का इनाम है जिसने ये सारा जोखिम उठाया है, यानी मिस्टर आर का। तो ये मिस्टर आर को मिलेगा? जी, इसीलिए अकाउंटिंग का सुनहरा नियम कहता है कि जो भी शुद्ध मुनाफा होगा वो सीधे मालिक की पूंजी में जाकर जुड़ जाएगा। तो मिस्टर आर की जो शुरुआती पूंजी अब तक 20,000 रुपए थी, वो इस मुनाफे के कारण बढ़कर 22,000 रुपए हो जाती है। अरे वाह!
अब अगर हम पूरी बैलेंस शीट पर एक नज़र डालें, देनदारियों की तरफ 22,000 की पूंजी और 5,000 के बाहरी लेनदार, कुल 27,000। और संपत्तियों की तरफ? संपत्तियों की तरफ 17,000 नकद, 1,000 की मशीनरी, 4,000 का बचा हुआ माल और 5,000 के देनदार, इन सब का कुल भी 27,000। दोनों पक्ष एक बार फिर 27,000 पर पूर्ण संतुलन में है। ये सच में दिमाग को झकझोर देने वाला है। ये किसी जादुई ट्रिक से कम नहीं लगता, लेकिन ये पूरी तरह से ठोस तर्क पर आधारित है। मुनाफे ने बिना कोई अतिरिक्त पैसा लगाए मालिक की हैसियत बढ़ा दी। बिल्कुल, यही व्यापार की ताकत है। लेकिन हम सब जानते हैं कि असली दुनिया में व्यापार सिर्फ मुनाफे की सुनहरी धूप से नहीं चलता। व्यापार चलाने की अपनी एक भारी कीमत भी होती है। रोजमर्रा के खर्चे होते हैं जो जेब पर भारी पड़ते हैं। खर्चे तो होंगे ही। हमारे नोट्स के अंतिम हिस्से में इसी वास्तविकता का सामना करना पड़ता है। महीना खत्म होता है और मिस्टर आर को दुकान का किराया और कर्मचारी का वेतन देना है। व्यापार 500 रुपए किराए के लिए और 500 रुपए वेतन के लिए नकद चुकाता है। 1,000 रुपए का कुल खर्चा। जी, यानी कुल मिलाकर 1,000 रुपए नकद व्यापार के गल्ले से बाहर चला गया। इसका सीधा और तत्काल असर ये हुआ कि 17,000 रुपए का नकद घटकर अब 16,000 रुपए रह गया। संपत्तियां कम हो गई। संपत्तियों का पलड़ा 1,000 रुपए हल्का हो गया। अब इस घाटे को या इस खर्चे को कौन झेलेगा? यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि इस 1,000 रुपए के नकद जाने के बदले में व्यापार को कोई भी भौतिक संपत्ति यानी फिजिकल एसेट वापस नहीं मिली। हाँ, कुछ हाथ में तो नहीं आया। जब मशीन खरीदी थी तो गल्ले से पैसा गया था, लेकिन मशीन नाम की संपत्ति आ गई थी। माल खरीदा था तो माल आ गया था, लेकिन यहाँ जो सेवाएं ली गई, किराए की जगह का इस्तेमाल और कर्मचारियों का समय, उनका उपयोग उसी वक्त हो गया और खत्म हो गया। ये तो रोज का खर्चा है। जी, ये व्यापार को रोजमर्रा चलाने का खर्चा है और अकाउंटिंग का वही नियम यहाँ भी लागू होता है। जैसे व्यापार का कमाया हुआ हर मुनाफा मालिक की पूंजी को बढ़ाता है, वैसे ही व्यापार का हर नुकसान या रोजमर्रा का खर्चा मालिक को ही वहन करना पड़ता है। क्योंकि जोखिम तो मालिक का ही है। बिल्कुल, अंततः जोखिम तो मालिक का ही है। इसलिए इस 1,000 रुपए के खर्चे के कारण मालिक के सरप्लस या पूंजी में से 1,000 रुपए की कटौती हो जाती है। तो इसका सीधा मतलब यह है कि मिस्टर आर की पूंजी, जो मुनाफे के बाद 27,000 के कुल बैलेंस में 22,000 तक पहुंच गई थी, वो अब खर्चे की वजह से घटकर 21,000 रुपए रह जाएगी। एकदम सही हिसाब है। अब अगर हम महीने के अंत में अंतिम बैलेंस शीट का मिलान करें तो क्या तस्वीर उभरती है? संपत्तियों की तरफ हमारे पास है 16,000 नकद, 1,000 की मशीनरी, 4,000 का माल और 5,000 के देनदार। इन सब का कुल योग 26,000 रुपए होता है। और दूसरी तरफ देनदारियों के पलड़े में 21,000 की मालिक की पूंजी और 5,000 के बाहरी लेनदार हैं। इनका योग भी बिल्कुल 26,000 रुपए ही है। तराजू फिर बराबर। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? ये पूरी कवायद हमें व्यापार के बारे में क्या सिखाती है? ये पूरा सफर हमें उस अंतिम तस्वीर तक लाता है जो किसी भी व्यापार की आत्मा होती है। ये दिखाता है कि बैलेंस शीट का बायां हिस्सा, जहां देनदारियां या लायबिलिटीज लिखी जाती हैं, वो दरअसल हमें ये बताता है कि व्यापार के पास फंड्स या पैसे कहाँ से आए, स्रोत क्या है। पैसे का स्रोत? हमारे मिस्टर आर के मामले में 26,000 रुपयों में से 5,000 रुपये बाहरी लोगों से आए और 21,000 रुपये मालिक का अपना योगदान है, जिसमें उनकी शुरुआती पूंजी और उनकी मेहनत से कमाया गया मुनाफा शामिल है। और दायां हिस्सा? दूसरी ओर बैलेंस शीट का दायां हिस्सा, जहां संपत्तियां दर्ज हैं, वो हमें ये दिखाता है कि वे सारे फंड्स असल में कहाँ निवेश किए गए हैं, कहाँ इस्तेमाल हुए, हाँ, या आज की तारीख में वे किस रूप में मौजूद हैं, जैसे कि गल्ले में रखा नकद, काम कर रही मशीनरी, गोदाम में रखा माल, या बाजार में ग्राहकों के पास फंसा हुआ पैसा, जिसे देनदार कहते हैं। तो एक तरफ पैसा कहाँ से आया और दूसरी तरफ कहाँ गया। बिल्कुल। नोट्स में बहुत स्पष्ट रूप से एक अंतिम निष्कर्ष निकाला गया है। हर एक लेनदेन का एक डबल इफेक्ट होता है। डबल इफेक्ट? जी, कोई भी एक घटना अकेले शून्य में नहीं घटती। अगर कहीं कुछ बढ़ता है तो या तो कहीं और कुछ घटेगा या फिर दूसरी तरफ भी कुछ बढ़ेगा, ताकि तराजू के दोनों पलड़े हमेशा बराबर रहें। ये जानकारी आज की इस चर्चा को सुनने वाले सभी लोगों के लिए बहुत गहरे मायने रखती है। ये सिर्फ कॉमर्स के छात्रों के लिए परीक्षा पास करने वाला किताबी ज्ञान बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये बहुत व्यवहारिक है। जब कोई आम इंसान शेयर बाजार में निवेश करने के बारे में सोचता है, या न्यूज़ चैनल पर किसी बड़ी कंपनी के दिवालिया होने या भारी मुनाफा कमाने की खबर सुनता है, तो ये बुनियादी समझ ही सबसे ज्यादा काम आती है। सही कहा आपने।
ये दिखाता है कि व्यापारिक दुनिया में कुछ भी जादुई रूप से हवा में गायब नहीं होता और न ही हवा से पैदा होता है। हर एक रुपए का, हर एक पैसे का पक्का हिसाब होता है। और बैलेंस शीट इसी का आईना है। हाँ, बैलेंस शीट असल में एक कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य का, उसकी नीयत का और उसकी सच्चाई का सबसे पारदर्शी शीशा होती है। जो कंपनियां इस शीशे को साफ रखती हैं, उनके लेन देन का डबल इफेक्ट स्पष्ट होता है और वही कंपनियां लंबे समय तक टिकती हैं। ये सब सच है,